जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज से हम डिस्कस करते हैं जीएस पेपर 5 यूपी पीसीएस मेंस। जीएस पेपर 5 में यूपी की हिस्ट्री, यूपी की पॉलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, इस प्रकार के टॉपिक्स हैं। ये टोटल 22 या 21 यूनिट्स पे आधारित है जीएस पेपर 5, जो कि यूपी स्पेशल का पेपर है यूपी पीसीएस मेंस में। हम कोशिश करेंगे कि यूनिट नंबर 9 जो कि पंचायती राज से संबंधित है वहां से स्टार्ट करें और एंड तक ले जाकर के जीएस पेपर 5 को आने वाले 15 डेज में कंप्लीट कर ले जाएं। ये हमारा टास्क है, ये हमारा उद्देश्य है। ये क्लासेस जो भी होंगी जीएस पेपर 5 से संबंधित, उसके रिगार्डिंग अगर आपको नोट्स चाहिए या वीडियोस चाहिए तो उसके लिए लिटिल बिट आपको पेमेंट करना होगा। यूट्यूब पे अल्टरनेट वीडियोस पढ़ेंगे और वो स्टूडेंट्स जो बहुत माइन्यूट अमाउंट से हमारा पेमेंट अगर वो कर देंगे तो हम इसको कंटिन्यू रख पाएंगे, वरना क्लास के जो भी रेंट हैं हमने हायर किए वो पेमेंट करना हमें दुश्वारी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे पंचायती राज सिस्टम को। इससे 2 या 3 क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कहीं ना कहीं ले जाकर के डिस्क्राइब कर देंगे अपने सिलेबस में। इसका 2 मेथड्स हैं। हमारी मतलब किसी भी टॉपिक्स का 2 मेथड्स होता है, एक तो हैंड रिटन नोट्स और एक तो क्लास वीडियोस। क्लास वीडियोस बहुत ही कम्पैक्ट और कंसाइज होता है, हैंड रिटन नोट्स थोड़ा इलेबरेट होता है। आपको दोनों सुविधा मिलेगी और आपके लिए जो कि आसानी होगी। मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन से भी इसके साथ अटैच होते हैं, जो भी क्लासेस मैं लेता हूं या इससे पहले मैंने ली हैं। और हमारा कोशिश यही होता है कि जो जीएस पेपर 1st, 2nd, 3rd उससे संबंधित जो भी टॉपिक जीएस पेपर 5 या 6 में है उसको भी इसी में हम उसको भी कैचअप कर लें। तो अब स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। अगर हम पंचायत की बात करें तो पंचायत के बारे में पहले नंबर में आपको कुछ कोटेशंस डालने होंगे। मोस्ट फेमस कोटेशन है आपका गांधी जी का, कि विलेज रिपब्लिकन का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने दिया था। विलेज सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिपेंडेंसी की बात कही थी गांधी जी ने। उसी में से एक कोटेशन इनका यह है कि व्हेन पंचायत इज एस्टैब्लिश्ड पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। अगर पंचायत को हम स्थापित कर देते हैं तो लोगों का जो अपना सुझाव है, जो ओपिनियन है, वो समस्याओं का समाधान कर सकता है, जबकि वायलेंस किसी समस्या का समाधान ना होकर के वो इटसेल्फ समस्या हुआ करती है। इसलिए पब्लिक ओपिनियन से ही हम समस्याओं का समाधान करें और पब्लिक ओपिनियंस के लिए हमको पंचायत को इस्टेब्लिश करना होगा। ये बात गांधी जी अपने कोटेशंस में मेंशन करते हैं कि वायलेंस किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं, नॉन वायलेंस ही सॉल्यूशन है। और सत्याग्रह, ये सब बेसिक मतलब के इंग्रेडिएंट्स हैं या बेसिक थेम्स हैं गांधीयन फिलॉसफीज के। उसी के आधार पर गांधी जी ने कहा व्हेन पंचायत राज इज एस्टैब्लिश्ड पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। वर्ड अगर पंचायत की बात करें तो पंचायत यानी कि 5 पंच का मतलब होता है 5। द मेंबर्स ऑफ 5, ए ग्रुप ऑफ 5 पीपुल्स collectively make a decision over a dispute in a village। अगर हम ट्रेडिशनल वे में पंचायत वर्ड का मीनिंग देखें तो इससे तात्पर्य होता है कि गांव के लोगों की एक ऐसी सभा जो कि 5 लोगों पे आधारित होती है और वो कलेक्टिवली किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं या डिसीजन लेते हैं ताकि समस्या का समाधान कर सकें या सुलह सपाटा कर सकें। उसी को कहते हैं पंच या पंचायत। ये इंडियन ट्रेडिशंस का पार्ट है। हिस्टोरिकल इमेमोरियल से हम इसके बारे में सुनते चले आ रहे हैं कि ग्रुप्स ऑफ पीपुल
collectively make a decision over a dispute. That is called पंचायत. पंचायत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वैदिक पीरियड से ही इसके रेफरेंसेस हमको मिल जाएंगे. जैसे कि ऋग्वेदा टॉक्स अबाउट सभा एंड समिति. ऋग्वेदा में हम तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख सकते हैं, वो है आपका सभा एंड समिति. मीन्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी या रूल्स बाय द लोकल पीपुल ओवर इटसेल्फ, दैट इज सभा एंड समिति. इट इज मेंशन इन ऋग्वेदा. ये ऋग्वेदा में डिस्क्राइब किया गया है. आगे चलते हैं. रामायण और महाभारत में भी इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स मिलते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है या संबंधित है. जैसे कि पूर्व. पूर्व का मतलब सिटी. महाजनपद यानी कि विलेज. नगरिक महाभारत में आपको जो कि हेड ऑफ द टाउन या सिटी, नगरिक. ऐसे मिडिवल पीरियड में अगर हम चलें तो वहां पे देखेंगे कुछ पार्टिकुलर टर्म्स जैसे मुकद्दम, पटवारी, चौधरी. मुकद्दम का मतलब क्या होता है कि विलेज एडमिन या हेड ऑफ द विलेज. द एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय ए पार्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड द विलेज हेडमैन, आई मुकद्दम. मुकद्दम मीन्स village headman, the administrator of the village, that is called the muqaddam during the medieval period. Next one is of the patwari. Revenue collector at the village level is called the patwari. यानी कि वो जो कि गांव के स्तर पे रेवेन्यू का कलेक्शन करता है, उसका कार्य करता है कलेक्शन का, उसको पटवारी कहते हैं. ऐसे गांव स्तर पे जो पेटी केसेस, स्मॉल डिस्प्यूट को सेटल करता है, उसको चौधरी कहा जाता था मिडिवल पीरियड में. तो वो सारा कॉन्सेप्ट पहले से पंचायत का हमारे यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है पंचायत की. ब्रिटिश पीरियड्स में ये संस्था लिटिल बिट कमजोर हो जाती है. कोई स्पेसिफिक फोकस नहीं किया जाता इस पे. वनली 2 लॉर्ड्स या वाइस राय कहिए या गवर्नर जनरल ने लिटिल बिट इंफेसिस किया है. पहले नंबर पे ब्रिटिश पीरियड में मायोज रेजोल्यूशन 1870 दैट इंट्रोड्यूस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन अर्बन म्युनिसिपैलिटीज. मायो जो कि गवर्नर जनरल हुआ करते थे या वाइसराय कह सकते हैं, 1870 में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया. इसमें अर्बन म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे अर्बन म्युनिसिपैलिटीज में. यह मायो रेजोल्यूशन में पहली बार 1870 में इंट्रोड्यूस किया गया, यह स्टार्ट किया गया. नेक्स्ट नंबर में लॉर्ड रिपन ने 1882 में जो ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से ग्रास रूट पे उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया, उसको कंसोलिडेट किया. लॉर्ड रिपन ने 1882 में, 1882 में इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को ग्रास रूट पे या ग्रास रूट डेमोक्रेसी को फर्दर स्ट्रांग बनाया लॉर्ड रिपन ने 1882 में. कुछ प्रोविजन या प्रोपोजल पास किए गए इसके लिए रिपन के द्वारा. अब हम आ जाते हैं आजादी का समय यानी 1947. 1947 से लेकर के अब तक हमारे पास क्या क्या अचीवमेंट या उपलब्धियां हैं या क्या क्या इंस्टीट्यूट लिए गए पंचायती राज सिस्टम डेवलपमेंट से संबंध में. अभी हम हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन देख रहे हैं. सीक्वेंस वाइज ऋग्वेदा से मैंने स्टार्ट किया और अभी यहाँ पे मिडल ये ब्रिटिश पीरियड तक एंड हो चुका है. अब नेक्स्ट नंबर पे हम इंडिपेंडेंस के पीरियड में देखते हैं कि क्या क्या हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित भारतवर्ष में. ठीक है, इंडिया लेवल पे पंचायती राज सिस्टम के बारे में, हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन के बारे डेवलपमेंट क्या क्या है. ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस से देखिए फर्स्ट नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित है. सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो पॉइंट है वो बलवंत राय मेहता कमेटी से रिलेटेड है. थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो आपका अशोक मेहता कमेटी से संबंधित है. फोर्थ नंबर पे GVK राव कमेटी से संबंधित है. पांचवें नंबर पे
LM सिंघवी से संबंधित कमेटी है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो जाता है, मतलब 1992 में 73 अमेंडमेंट ऑफ 1992, ठीक, 1992 में। ये आपका सीक्वेंस है इंडिपेंडेंस से लेकर के अब तक का। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये इंट्रोड्यूस किया गया, लॉन्च किया गया 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्फ्लुएंस किससे था? आपका इटावा प्रोजेक्ट से इन्फ्लुएंस था। इटावा प्रोजेक्ट किसके द्वारा हेड की गई थी? हेडेड बाय अल्बर्ट मेयर। ये इटावा प्रोजेक्ट है क्या? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। इटावा प्रोजेक्ट टॉक्स अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट्स ऑफ द विलेज, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट along with रूरल डेवलपमेंट, जैसे फिशरीज हो गया, डेयरी हो गया, मतलब गोट फार्मिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, रूरल रोड, स्कूल्स, कंप्लीटली होलिस्टिक डेवलपमेंट्स। ये इटावा प्रोजेक्ट है, मतलब कि इसके जो हेड थे अल्बर्ट मेयर करके थे। उससे इन्फ्लुएंस होकर के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इंडिया में 2 अक्टूबर 1952 में। इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का पर्पस क्या था? रूरल डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ विलेज पंचायत। पंचायत के द्वारा गांव का उद्धार करना, गांव का विकास करना पंचायत के द्वारा, यह कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद क्या होता है 1957 में, तो 52 में क्या था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ। 57 में क्या हुआ? बलवंत राय मेहता कमेटी गठित की गई थी 1957 में। एनडीसी के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी गठित की थी। इस कमेटी के बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, कुछ पार्टिकुलर रिकमेंडेशंस हमने यहां पे मेंशन किए हैं। नंबर 1 पे जो है आपका रिकमेंडेशन, 3 टियर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की बात इन्होंने कही। 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाएगा, पहला पॉइंट इनका ये है बलवंत राय मेहता कमेटी का। 3 टियर से का मतलब क्या है कि ग्रास रूट पे, यानी कि विलेज लेवल पे ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होगा विलेज लेवल पे, पंचायत समिति आपका इंटरमीडिएट लेवल या ब्लॉक लेवल या परगना लेवल कहीं कहीं कहते हैं उसको, या इंटरमीडिएट लेवल कह सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होगा। ये 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सजेशन बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दी गई थी। अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनाई गई थी। अशोक मेहता कमेटी मात्र 2 टियर्स की बात करती है। यह जिला पंचायत और मंडल परिषद की ओनली बात करती है अशोक मेहता कमेटी, जबकि बलवंत राय मेहता कमेटी, दोनों मेहता हैं, दोनों कमेटी हैं ठीक है, बट एक अशोक है एक बलवंत है। बलवंत का मतलब कि बल पूर्वक जो होगा, ताकतवर होगा, इसलिए 3 कमेटी की 3 स्तर पे बातें करेगा, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं आप कि 3 टियर कमेटी जो बलपूर्वक होगा, यानी बलवंत राय मेहता, ठीक, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। बलवंत राय मेहता कमेटी ने दूसरा रिकमेंडेशन क्या दिया था? रेगुलर इलेक्शन की बात कहेगी एट 5 इयर्स इंटरवल, हर 5 साल पे रेगुलर इलेक्शन होगा पंचायती राज सिस्टम्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा था, अगला जो पॉइंट इनका है कि लोकल लेजिस्लेचर, वो पंचायती राज के मेंबर्स होंगे। पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस है उसके मेंबर्स कौन होंगे? लोकल लेजिस्लेचर्स। लोकल लेजिस्लेचर्स का मतलब कि वो एमपी, वो एमएलए जो उस पार्टिकुलर क्षेत्र पंचायत जो उनके टेरिटरी में आएगा, वहां का चुना हुआ एमपी, वहां का चुना हुआ एमएलए एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएगा। ये इन्होंने बात कही है कि एमपी एमएलए एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो जाएंगे जहां पे वो चुने गए हैं उस पार्टिकुलर क्षेत्र पंचायत का, उस पार्टिकुलर जिला पंचायत का। यही पॉइंट इन्होंने कहा, ठीक है। डीएम के बारे में इन्होंने एक नेक्स्ट पॉइंट जोड़ा था अशोक मेहता कमेटी ने
डीएम के बारे में ये कहा कि जो जिला परिषद है उसका जो है चेयरमैन डीएम साहब होंगे। जिला परिषद के चेयरमैन कौन होंगे? डीएम होंगे। अशोक मेहता कमेटी ने, सॉरी ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने बात कही थी। नेक्स्ट एक पॉइंट इन्होंने ये कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अलाउड नहीं होंगी लोकल गवर्नमेंट में या इलेक्शन लड़ने में, या किसी को लड़ा नहीं सकती, वो साइलेंट्स होंगी, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी लोकल गवर्नमेंट के चुनाव में, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर पे हो, चाहे वो क्षेत्र समिति वाली जो बात है, या जिला परिषद या जिला पंचायत के स्तर पे। तो पॉलिटिकल पार्टीज इसमें अलाउड नहीं है, नहीं होंगी इलेक्शन के लिए। ये बात इन्होंने कही कि बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। पंचायत समिति के बारे में इन्होंने मेंशन किया कि ये पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, और जो आपका जिला परिषद है वह एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड प्लानिंग बॉडी होगी। बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस के अनुसार जो पंचायत समिति है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब कि जो भी गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम्स या स्कीम्स हैं उसको ये इंप्लीमेंट करेगी, जबकि जिला परिषद ये एडवाइजरी या कोऑर्डिनेटिंग एंड प्लानिंग बॉडी होगी। नेक्स्ट आपकी जो कमेटी है अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनाई गई थी। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर की बात कही है, एक आपका जिला पंचायत, दूसरे नंबर पे मंडल परिषद की बात कही थी। मंडल परिषद वहां पे होगा जहां पे मतलब मंडल परिषद वो आधारित होगा 15,000 से 20,000 जनसंख्या। उसी पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया कि मंडल परिषद 15,000 से 20,000 आबादी पे एक मंडल परिषद होगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जिला परिषद होगा। ये 2 टियर सिस्टम्स का जो रिकमेंडेशंस है वो अशोक मेहता कमेटी ने दी थी, जो कि 1977 में बनाई गई थी। तो दोनों में फर्क आ गया। बलवंत यानी बलपूर्वक है, इसलिए 3। अशोक मेहता ने 2 ही टियर्स की बात कही है पंचायती राज सिस्टम्स की, उनमें से एक जिला स्तर पे वो जिला परिषद, और मंडल परिषद जो है इंटरमीडिएट लेवल पे, जो कि आधारित होगा 15,000 से लेकर के 20,000 पॉपुलेशन पे। यही पॉइंट मैंने मेंशन किया, 15,000 से 20,000। के का मतलब होता है थाउजेंड्स, के का मतलब किलो, किलोग्राम होता है ना, के फॉर किलो, केजी किलोग्राम, तो किलो का मतलब क्या होता है? थाउजेंड्स। तो 15,000 से लेकर के 20,000 की आबादी पे मंडल परिषद होगा। अशोक मेहता के अनुसार जिला परिषद की एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। जिला परिषद क्या होगी? एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। इनके यहां बलवंत वाले के यहां आप देखेंगे पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ये पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। इनके यहां जिला परिषद एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दोनों में ये अंतर है। प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ये जिला परिषद ही करेगी इनके यहां, ठीक है। प्लानिंग इनके यहां भी जिला परिषद था, बट यहां पे एग्जीक्यूटिव का काम जिला परिषद कर रही है। पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड इन इलेक्शन, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में पार्टिसिपेट का परमिशन देने की बात कही थी अशोक मेहता ने। इन्होंने कहा था नॉट अलाउड इन इलेक्शंस, इन लोकल इलेक्शंस। बलवंत राय मेहता ने रोका था पॉलिटिकल पार्टीज, अगर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी यानी अपने कैंडिडेट्स को खड़ी करेंगी तो बहुत हाई लेवल का पॉलिटिकिंग होगा, यानी बैड पॉलिटिक्स क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए उनको दूर रहने की बात कही थी बलवंत राय मेहता ने, जबकि अशोक मेहता ने पॉलिटिकल पार्टीज को लोकल लेवल के इलेक्शंस में अलाउ करने की बात कही थी। दोनों में ये डिफरेंस है। GVK राव कमेटी 1985 में बनाई गई थी। इसमें जिला पंचायत टू मैनेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, GVK राव कमेटी नेक्स्ट नंबर की कमेटी है, 1985 में बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा। इसने जिला पंचायत के बारे में कहा यह मैनेज करेगी डेवलपमेंट प्रोग्राम को। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनाया जाएगा GVK राव की कमेटी के अनुसार, जो कि सीओ होगा जिला परिषद का। एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनाया जाएगा, वो जिला परिषद का सीओ होगा GVK राव कमेटी के अनुसार। तो 2 रिकमेंडेशन मैंने यहां पे मेंशन किए।
रिकमेंडेशंस बहुत सारी हैं। एल एम सिंघवी की अगर बात करें, ये भी एक कमेटी थी। इस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने की बात कही गई थी। किसके द्वारा? एल एम सिंघवी। एल एम सिंघवी कमेटी 1986-87 में बनाई गई। उसके अनुसार यह बात कही गई कि जो पंचायती राज सिस्टम्स है या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, उसको अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशंस में उसको स्थान दिया जाना चाहिए। या दूसरी भाषा में कहिए कि किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे पंचायती राज सिस्टम्स को या इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशंस में स्पेस या जगह दिया गया, तो वो है आपका एल एम सिंघवी कमेटी। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायत। पंचायत को या पंचायती सिस्टम्स को कॉन्स्टिट्यूशन का जो दर्जा दिया गया वो कैसे दिया गया, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 73rd अमेंडमेंट किया 1992 में। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा एक नया पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में नया भाग जोड़ा गया। उसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 से लेकर के 243O तक नए आर्टिकल जोड़े गए। पार्ट नंबर 9 में एक नया शेड्यूल भी जोड़ा गया, शेड्यूल नंबर 11। इसी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 92 से 2 अमेंडमेंट किए गए। एक तो पार्ट 9 जोड़ा गया जिसमें नए आर्टिकल शामिल किए गए, आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 11वें नंबर का 11वें नंबर का शेड्यूल भी जोड़ा गया। जो 11वें नंबर का शेड्यूल है 29 सब्जेक्ट्स पे आधारित है, जो कि पावर दिया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है 29 सब्जेक्ट में। अब देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ इसके प्रोविजंस के बारे में बातें करें। इसमें ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा का मतलब गांव के एडल्ट इलेक्टर्स, उन पे आधारित एक ग्राम सभा होगी। इलेक्टर्स का मतलब कि जो वोटर्स या वो लोग जो वोटर्स हैं और उनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, उनको कहा जाएगा ग्राम सभा, उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स 18 ईयर्स आर अबव इज कॉल्ड ग्राम सभा। नंबर 1। 3 टियर पंचायत की बात कही गई थी 73rd अमेंडमेंट में। मोस्टली प्रोविजन जो आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी की थी उसी को आधार माना गया था, वही इंक्लूड किया गया। तो 3 टियर पंचायत में ग्राम सभा होगा या ग्राम लेवल पे, विलेज लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल पे जो है क्षेत्र पंचायत होगा, जो कि ब्लॉक लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पे। नेक्स्ट आपका जिला पंचायत होगा, जो कि जिला स्तर पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। तो 3 टियर की बात कही है इस 73rd अमेंडमेंट में, जो यहां पे मेंशन किया गया था बलवंत राय मेहता में, लमसम वही चीज है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिजर्वेशंस की इसमें बात कही गई है। रिजर्वेशन यानी SC ST, उनको उनकी जनसंख्या के अनुसार रिजर्वेशन दिया जाएगा एज ए मेंबर और एज ए चेयरपर्सन किसी भी टियर में, चाहे फर्स्ट टियर यानी कि ग्राम पंचायत, चाहे क्षेत्र पंचायत या आपका जिला पंचायत। तीनों स्तर पे जितने मेंबर्स इलेक्ट होंगे या जितने चेयरपर्सन इलेक्ट होंगे, सारे में क्या देखा जाएगा कि SC ST की जनसंख्या के अनुसार उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। सीटें रिजर्व होंगी, मेंबर्स की और चेयरपर्सन दोनों की। वीमेन रिजर्वेशन की भी बात कही गई है इसमें। 1/3 सीटें रिजर्व होंगी वीमेन से, मेंबर एंड चेयरपर्सन बोथ। 1/3 सीट्स रिजर्व होगी वीमेन्स, मेंबर एंड चेयरपर्सन की। ओबीसी का रिजर्वेशन ऑप्शनल है इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार। ओबीसी का रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अडॉप्ट करे या रिजर्वेशन ना दे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें
तो उत्तर प्रदेश ने 93-4 में अमेंड किया था आपका ये दोनों एक्ट, यानी दो ही एक्ट थे उत्तर प्रदेश में। एक 1947 का उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट है 1947, और एक है आपका क्षेत्र पंचायत एंड जिला परिषद एक्ट 1961। तो उत्तर प्रदेश में दो एक्ट थे, पहले थे चल रहे थे, ये 73rd अमेंडमेंट आने से पहले उन दोनों एक्ट को अमेंड किया गया और इसी के अनुसार नए प्रोविजन डाले गए और उसमें 27% रिजर्वेशन की बात कही गई है ओबीसी के लिए, क्योंकि इसमें ओबीसी का रिजर्वेशन ऑप्शनल है, यानी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अडॉप्ट कर सकती है, दे सकती है, चाहे तो ना दे। ठीक, तो यूपी के केस में यूपी ने ओबीसी रिजर्वेशन के पे कैप लगाया है कि पॉपुलेशन कितनी भी हो वो मैटर नहीं करेगा, बस मैक्सिमम ओबीसी को रिजर्वेशन 27% दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने अपने एक्ट को अमेंड करके ये प्रोविजन डाला। ठीक है, अब देखिए उसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी नई चीजें डाली गई थी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाए जाएंगे, हर 5 साल पे इलेक्शन रेगुलर्स होंगे और रेगुलर जनरल इलेक्शंस होंगे, यानी पंचायत का जनरल इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन ऑफ पंचायत हर 5 साल के इंटरवल पे होंगे और उसका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले इलेक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। ये सारे प्रोविजंस इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी ग्राम सभा या पंचायत समिति या कुछ भी डिसॉल्व हो जाती है या उसके चेयरपर्सन एक्सपायर कर जाते हैं, इस तरह की कोई कंडीशंस आती है, यानी सीट वहां वैकेट हो जाती है, तो उसका दोबारा इलेक्शंस होगा। अगर वहां पे जनरल इलेक्शन होने में 6 महीना या उससे ज्यादा का टाइम है तब होगा। अगर 6 महीने से कम है टाइम जनरल इलेक्शन का डेट आने में, तो फिर उसका इलेक्शन जनरल इलेक्शन के साथ ही होगा, नॉर्मल इलेक्शन मतलब बाई इलेक्शन नहीं होगा इस केस में। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। यूपी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि पंचायत राज डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या है, तो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में ओनली हम 1947 से देखेंगे, जिसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी हम बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर चुके, जो एंशिएंट और मिडिवल पीरियड्स का लमसम यूपी के केस में भी एंशिएंट और मिडिवल पीरियड सेम होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यूपी का जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन या हिस्ट्री, दूसरी भाषा में कहिए हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सिस्टम डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, ये टोटल हमने यहाँ पे सारे पीरियड्स को डिवाइड कर दिया 6 फेज में। फर्स्ट नंबर का जो फेज है 1947 से स्टार्ट होता है और 1953 तक रहता है, पहले नंबर का फेज। पहले फेज में एक एक्ट लाया गया था, यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायत राज एक्ट 1947। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायती राज एक्ट 1947। इसके द्वारा पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया उत्तर प्रदेश में। इस एक्ट के द्वारा 1947 वाला ग्रास रूट डेमोक्रेसी यूपी में स्टार्ट होती है यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायत राज एक्ट 1947 से। ग्राम सभा और उसका चुनाव प्रॉपर वे में इस एक्ट से स्टार्ट हो जाता है। अभी क्षेत्र पंचायत जिला परिषद की बात नहीं कही गई है, वनली ग्राम पंचायत की बात कही गई है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 15 अगस्त 1943 को 35,000 पंचायत, 8,000 पंचायत अदालत बनाए गए थे यूपी में। और 1949 में इसी एक्ट के आधार पे, इस एक्ट के आधार पे 1949 में 35,000, 35K का मतलब 35,000 पंचायत और 8,000 पंचायत अदालत उत्तर प्रदेश में बनाए गए। नेक्स्ट 1949 यानी 1947 में पहला पंचायती राज का चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है। एक्ट तो 47 का है, बट पहला चुनाव हमारे यहां 1949 में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था हमने यहां पे मेंशन किया
ये 1952 में जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तो स्टेट बाउंड हो जाता है उन प्रोग्राम्स के कुछ डायरेक्टिव्स को फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो स्पेशल डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। उन डायरेक्शंस को फॉलो करने की वजह से गवर्नमेंट्स ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट विलेज बाई पंचायत उसको इंट्रोड्यूस किया और पंचायत सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए थे ग्रास रूट पे, गांव लेवल पे। ठीक है, तो ये जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया तो उसी के कॉन्सोनेंस में, उसी के कन्फर्मिटी में स्टेट गवर्नमेंट ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एट विलेज लेवल बाई पंचायत इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, उसी को फॉलो करते हुए उसको पंचायत के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया या इंप्लीमेंट कर दिया गया, और उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए गांव लेवल पे या पंचायत लेवल पे सेक्रेटरीज अपॉइंट किए गए थे। अब पहला फेज खत्म हो गया, अब दूसरा फेज आता है पंचायत डेवलपमेंट का उत्तर प्रदेश में। सेकंड फेज ऑफ पंचायत डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश वो स्टार्ट होता है 1953-54 से लेकर के और 1959-60 तक चलता है। सेकंड फेज में 1955 में दूसरा जनरल इलेक्शन पंचायत का होता है उत्तर प्रदेश भर में। यूपी का जनरल इलेक्शन पंचायत का चुनाव दूसरे नंबर का 1955 में होता है, जो कि सेकंड फेज में होगा। ठीक, इसमें एक कमेटी बनाई गई थी एमएलएस की, कमेटी ऑफ एमएलए। इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिया कि पंचायत अमेंडमेंट बिल, ठीक है, तो ये जो आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायती राज एक्ट 1947 है, इसको अमेंड कर दिया गया इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पे। ठीक, और सेकंड जनरल इलेक्शन हुआ 1955 में। जनरल इलेक्शन मतलब पंचायत का जनरल इलेक्शन उत्तर प्रदेश भर में सेकंड नंबर का, दूसरे नंबर का जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराया गया 1955 में, जो कि सेकंड नंबर का फेस है। ठीक, विलेज विद पॉपुलेशन ऑफ 250 आर मोर ऑर्गेनाइज इनटू ग्राम सभा। वो गांव जिनकी जनसंख्या 250 या उससे ज्यादा थी, उनको एक ग्राम सभा निर्धारित कर दिया गया था सेकंड जनरल इलेक्शन के टाइम पे। तो सेकंड जनरल इलेक्शन के टाइम पे आप देखेंगे कि वो गांव जिनकी जनसंख्या, या 2 या 3 गांव मिलाकर के भी हो सकता था, उस टाइम जनसंख्या कम थी, 250 या उससे ज्यादा आबादी वाले गांव को एक ग्राम सभा घोषित किया गया था इसमें सेकंड जनरल इलेक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पंचायत अदालत है, जो यहां पे मैंने मेंशन किया कि 8000 पंचायत अदालत बनाई गई थी 1949 में, 15 अगस्त 1949 में। उस पंचायत अदालत का नाम बदल दिया गया सेकंड वाले फेज में और नाम रखा गया न्याय पंचायत। सेकंड वाले फेज में पंचायत अदालत का नाम चेंज करके आपका न्याय पंचायत कर दिया गया। पंचायत अदालत जो कि न्याय पंचायत सेकंड फेज में हो गई, अभी भी एग्जिस्ट करती है यूपी में न्याय पंचायत, बट न्याय पंचायत का कोई रोल नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है यूपी में एट ए टाइम, बट एग्जिस्ट करती है कानूनी तौर पे खाली। नेक्स्ट थर्ड फेज जो है पंचायत डेवलपमेंट का 1960-61 से स्टार्ट होता है और 1971-72 तक चलता है। ठीक, थर्ड वाले फेज में थर्ड जनरल इलेक्शन होता है पंचायत का 1961-62 में। थर्ड वाला जो ये इलेक्शन हुआ 1961-62 में उसी टाइम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड वेलफेयर सब कमेटी बनाई गई थी ग्राम सभा स्तर पे। ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड वेलफेयर सब कमेटी ग्राम सभा स्तर पे बनाई गई, इसका पर्पस क्या था? गांव को सेल्फ रिलायंट बनाना और गांव को प्रॉस्परस बनाना। गांव को सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्परस बनाने के लिए इसी टाइम पे जब ये थर्ड नंबर का जनरल इलेक्शन हुआ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड वेलफेयर सब कमेटी बनाई गई थी। इलेक्शन ऑफ ग्राम प्रधान सेक्रेट बैलेट पेपर। थर्ड वाले फेज में आप देखेंगे
कि ग्राम प्रधान का जो चुनाव है वो सेक्रेट बैलेट पेपर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सेक्रेट बैलेट पेपर्स का मतलब कि जो भी वोटर्स हैं, इलेक्टर्स यानी गांव के वो लोग जो जिनका एज 18 साल या उससे ज्यादा है, वो इलेक्टर्स कहलाते हैं और वो रजिस्टर्ड हों इलेक्टोरल लिस्ट में, वो रजिस्टर हों वोटर, तो वो उस गांव के रजिस्टर वोटर हों, वो वोट देते हैं, तो उनको इलेक्टर कहा जाता है। ऐसे लोग इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत का सेक्रेट बैलेट से होगा। सेपरेट बैलेट का मतलब कि एक ऐसे बूथ बना दिया जाएगा और पर्दा ढाल दिया जाएगा और चुपके से आके आप मोहर लगाइए और अपने बैलेट पेपर को फोल्ड करिए और ले जाकर के बॉक्स में दिखाइए। अब किसी के सामने ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते आप कि हमने किसको वोट दिया है। इसको कहा जाता है कि छिपा करके पूरी प्रक्रिया होगी, इसको कहा जाएगा सेक्रेट बैलेट पेपर सिस्टम। ठीक। यूपी क्षेत्र समिति एंड जिला परिषद एक्ट 1971 वाज एनेक्टेड। अभी तक तो ओनली ग्राम पंचायत की बात चल रही थी, अब यह है अलग से एक और एक्ट बनाया गया। ये थर्ड वाले फेज में एक्ट कब बना? 1961 में बना और नाम क्या था? यूपी क्षेत्र समिति एंड जिला परिषद एक्ट। क्षेत्र समिति का मतलब इंटरमीडिएट लेवल यानी ब्लॉक स्तर पे। ब्लॉक स्तर पे जो पंचायत होगी उसका नाम रखा जाएगा क्षेत्र समिति और जिला स्तर पे जो पंचायत होगी उसका नाम रखा जाएगा जिला परिषद। और उन दोनों के लिए एक प्रॉपरली एक्ट लाया गया 1961 में। इस एक्ट के आ जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम 3 टियर आधारित इंटीग्रेटेड सिस्टम बन जाता है। इस एक्ट के आ जाने के बाद 1961 में अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश में 3 टियर्स आधारित हो जाता है। फर्स्ट नंबर का जो टियर आपका ग्राम पंचायत है जो कि विलेज लेवल पे, सेकंड नंबर पे आपका क्षेत्र पंचायत है जो कि ब्लॉक स्तर पे है, थर्ड नंबर का आपका जिला परिषद या जिला पंचायत है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ये तीनों इंटीग्रेटेड सिस्टम्स होते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब कि जो ग्रास रूट यानी कि ग्राम सभा वाले मेंबर्स ही ऊपर वालों को चुनते हैं और ऊपर के अलग से मेंबर्स कुछ होते हैं वो उसमें मेंबर्स होते हैं, यानी कि प्रधान जैसे क्षेत्र पंचायत का मेंबर्स होता है या ब्लॉक प्रमुख जो है मेंबर होता है जिला पंचायत का भी। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम क्रिएट हो गया। उसी पॉइंट्स को मैंने कुछ ऐसे मेंशन किया। 9 ग्राम सभा, क्षेत्र समिति एंड जिला परिषद इंटीग्रेटेड एंड 3 टियर पंचायत सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश विद एनैक्टमेंट ऑफ दिस पार्टिकुलर एक्ट। इस एक्ट के आ जाने के बाद अब 3 टियर पंचायत सिस्टम उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस हो गया। चौथे नंबर का जो फेस है उसमें देखिए पंचायत डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। 1972-73 से स्टार्ट होता है और 81-82 तक ये चौथे नंबर का एक्ट है, मतलब कि ये फेस है फोर्थ नंबर का फेस। फोर्थ नंबर फेस में 2 जनरल इलेक्शंस होते हैं जो कि चौथे नंबर का आपका जनरल इलेक्शंस है 1972-73 में होता है और आपका 5वें नंबर का जनरल इलेक्शंस है 1982 में हो जाता है। यहां पे जो पंचायत सेवक हुआ करते थे उनको गवर्नमेंट परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया गया था। पंचायत सेवक या पंचायत सेक्रेटरी कहिए, इस वाले फेस में इनको परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया गया। जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत है उसका नंबर भी बढ़ा दिया गया, यानी हर फेज में उसकी यानी कि अलग अलग ग्राम सभा नए नए क्रिएट किए गए। 5वें नंबर का जो फेज है पंचायत डेवलपमेंट का वो 83-84 से स्टार्ट होता है और 92-93 तक चलता है, यानी कि 73rd अमेंडमेंट आने से पहले तक। अभी 73rd अमेंडमेंट नहीं आया, ठीक है। 6 जनरल इलेक्शन हुआ 5वें नंबर वाले जो फेज है उसमें 1988 में। 1988 में यूपी पंचायत राज एक्ट वाज अमेंडेड। ये वाला जो यूपी यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायत राज एक्ट 1947 वाला है, इसको अमेंड किया गया 1988 में। और 88 में अमेंड करने के बाद वीमेंस को ग्राम पंचायत में या ग्राम सभा स्तर पे 30% या 1/3 कह सकते हैं रिजर्वेशन दे दिया गया था। तो 30% रिजर्वेशन सीट कर दी गई थी वीमेंस के लिए ग्राम पंचायत में या ग्राम सभा लेवल पे या ग्राम लेवल पे, विलेज लेवल पे।
कब किया गया? 1988 में किया गया। कैसे किया गया? यूपी पंचायती राज एक्ट अमेंडमेंट के द्वारा। और यह एक्ट कब का है? 1947 वाला है, यूनाइटेड प्रोविंसेस। बाद में यूनाइटेड प्रोविंसेस क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट हो जाता है, जब यूपी का नाम बदल दिया गया। तो 1989 में जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट की गई और यह जिम्मेदारी सौंप दी गई थी ग्राम पंचायत को। या मिलेनियम डेवलपमेंट स्कीम है, या आपका वीमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम है, या आंगनबाड़ी वाला जो सेंटर का कॉन्सेप्ट है, ये सारे के सारे स्कीम 1970, 80, 90 की दहाई में अलग अलग टाइम पे इंट्रोड्यूस किए गए। और वो जिम्मेदारी उसको परिचालन करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूशन का वर्क किसको दिया गया था? ग्राम पंचायत को दे दिया गया था, गांव लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए। किसके सुपरविजन में? ब्लॉक यानी कि क्षेत्र पंचायत की सुपरविजन में, या क्षेत्र समिति की सुपरविजन में, यानी ब्लॉक स्तर पे ये कार्य होगा। वही पॉइंट मैंने मेंशन किया कि जवाहर रोजगार योजना इंट्रोड्यूस इन 1989, इंटरेस्टेड विद ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये इसको इंप्लीमेंट किया जाने लगा। अब 6 नंबर का फेस, ये आखिरी फेस है जो 1993-94 से स्टार्ट होता है और अभी तक ये चला रहा है। 6 नंबर का फेस, 6 नंबर का जो फेस है 93-94 में स्टार्ट होता है। 92 में 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, 73rd नंबर का, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके द्वारा बहुत सारे प्रोविजंस जोड़े गए जो मैंने यहां मेंशन किया। कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे प्रोविजन जोड़े गए, बट उत्तर प्रदेश ने कोई खास इसमें अमेंडमेंट नहीं किया, कोई नया लॉ उत्तर प्रदेश ने पास नहीं किया, कोई नया बिल नहीं लाया गया। जो एग्जिस्टिंग 2 लॉ पहले से थे, एक आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायती राज एक्ट 1947 और दूसरे नंबर पर यूपी क्षेत्र समिति एंड जिला परिषद एक्ट 1961। इन दोनों एक्ट को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ प्रोविजन ऐड किए, कुछ प्रोविजन डिलीट किए। कोई नया एक्ट नहीं लाया गया। 1992 में जब 73rd अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का उत्तर प्रदेश में, कोई नया अमेंडमेंट नहीं है, मतलब कि एक्ट नहीं लाया गया। ओनली पहले के जो एग्जिस्टिंग एक्ट थे उन्हीं एक्ट को अमेंड किया गया, कुछ नए प्रोविजन डाले गए और कुछ पुराने प्रोविजन को बदल दिया गया। इन दोनों एक्ट्स में एक एक्ट आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायत राज एक्ट 1947 था, जो कि बाद में मतलब उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947 हो गया था, जो यूपी का नाम बदला। उसके बाद दूसरा एक्ट है यूपी क्षेत्र समिति एंड जिला परिषद एक्ट 1961। इन दोनों एक्ट के प्रोविजन को अमेंड किया गया और कुछ नए प्रोविजन डाले गए जो कि इसके अकॉर्डिंग होंगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग होंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होंगे, जो इसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को दिए थे। ठीक, अब देखिए, तो नो न्यू लॉज इन स्टेट, यानी कोई नया लॉ नहीं लाया गया, नया बिल नहीं आया, बस पुराने ही एक्ट को अमेंड किया गया। कहने का मतलब है बोथ एग्जिस्टिंग लॉज अमेंडेड इन कंफर्मिटी ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इन कंफर्मिटी कहिए या इन कॉन्सोनेंस ऑफ, दोनों हो जाएगा सही। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड जिला पंचायत 3 टियर सिस्टम्स ये इंट्रोड्यूस किया गया, जो पहले से यूपी में चला आ रहा था लमसम। इलेक्शंस की बात कही गई, जो यूपी में लमसम 5 साल के इंटरवल पे इलेक्शंस पहले से चला आ रहा था। रिजर्वेशंस की बात कही गई, SC ST उनको अपनी जनसंख्या के प्रोपोर्शंस में रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, OBC का रिजर्वेशन जनसंख्या के प्रोपोर्शंस में नहीं होगा, उन पे कैप लगेगा। कैप का मतलब मैक्सिमम रिजर्वेशन उनका 27% ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए यूपी में OBC की जनसंख्या 50% हो या 52% हो, तो उनको मैक्सिमम रिजर्वेशन लोकल बॉडी चुनाव में 27% मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो वही OBC रिजर्वेशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 27%। वीमेन रिजर्वेशन की बात कही गई, वो 1/3 कही गई। यहाँ पे मैंने 30% मेंशन किया था कहीं पे, और यहाँ पे उसको 1/3 मेंशन कर दिया गया। ठीक है, 1/3 का मतलब 33 पॉइंट समथिंग।
स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी, वेज एंड मीन्स टू रेज टैक्स रेवेन्यू। उसका काम क्या होगा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत के रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन के सिस्टम को जनरेट करना या उसके लिए सुझाव देना, इसीलिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपका इलेक्शन कमीशन बनेगा, स्टेट लेवल का स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसके बारे में भी प्रोविजन है। अब देखिए इतने सारे अमेंडमेंट हो गए, तो फिर उसके बाद अब देखिए जो क्षेत्र पंचायत है उसका कंपोजिशन क्या है उत्तर प्रदेश में। करंट टाइम पे उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत, उसका कंपोजिशन या स्ट्रक्चर कैसा है। उत्तर प्रदेश में अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो एक ग्राम पंचायत में लमसम 1000 अप्रोक्सीमेट वोटर्स होते हैं, उस पे एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। एक ग्राम पंचायत में वो जो कि 18 साल या उससे ज्यादा एज के हैं और रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, उन पे आधारित एक ग्राम सभा होती है। ये जो 18 साल के हैं डायरेक्टली चुनते हैं किसी एक बंदे को विलेज के, उसको कहते हैं ग्राम प्रधान। फर्दर ये जो 18 साल के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं गांव के, वो वार्ड मेंबर भी चुनते हैं। कुछ पार्टिकुलर महल्ले को, 2 महल्ले कभी 3 महल्ले मिला करके एक वार्ड मेंबर होते हैं। अगर बड़ा गांव है तो उसमें 10 से 12 वार्ड्स में उसको डिवाइड किया जाता है या वार्ड मेंबर्स हो सकते हैं। बट एक ग्राम पंचायत में एक ही प्रधान होगा। उसके बाद ग्राम पंचायत, उसके ऊपर अगर हम जाएंगे, इसको अगर मैं यहां पे कुछ ड्रॉ कर दूं आपको समझने के लिए तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए सपोज दैट ये आपका ग्राम पंचायत है, मतलब कि ग्राम पंचायत में एक तो चेयरपर्सन होगा। कौन होगा? चेयरपर्सन। इसके चेयरपर्सन को हम कहते हैं प्रधान, मुखिया, या कहते हैं प्रधान कहते हैं। और बाकी वार्ड मेंबर्स होते हैं, ये वैरीज, मतलब कि कई एक वार्ड मेंबर्स होते हैं एक गांव में, मिनिमम 5 से 7 होते ही होते हैं। ठीक है। ग्राम पंचायत ये किस लेवल पे होता है? एट विलेज लेवल होता है। ठीक है। उसके ऊपर एक होता है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत यूपी के केस में ब्लॉक स्तर पे होता है। क्या होता है? ब्लॉक लेवल। क्षेत्र पंचायत में 2 प्रकार के मेंबर्स होते हैं। एक तो आपका ब्लॉक प्रमुख और दूसरे नंबर में बीडीसी। ठीक। 2000 मेंबर्स पे वोटर्स पे 2000 वोटर्स पे एक बीडीसी मेंबर चुना जाता है। बीडीसी का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। क्या है? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर। 2000 वोटर्स या आबादी कह लीजिए, 2000 पॉपुलेशन, ज्यादा से वोटर नहीं, 2000 पॉपुलेशन पे, यूपी की बात कर रहा हूं मैं ओनली, अलग अलग स्टेट का अलग अलग वेरिएशन है। उत्तर प्रदेश के केस में 2000 जनसंख्या पर एक बीडीसी मेंबर चुना जाता है। बीडीसी मेंबर का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर।
ये बीडीसी मेंबर्स वोट देते हैं और एक ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। बीडीसी मेंबर्स के द्वारा एक ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है ब्लॉक स्तर पे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आपका जो टॉप नंबर पे है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जिला पंचायत होता है। क्या होता है? जिला पंचायत। जिला पंचायत में जिला परिषद मेंबर्स होते हैं और जिला अध्यक्ष होता है। जिला परिषद मेंबर्स और आपका जिला अध्यक्ष। ठीक है। ये जो जिला परिषद मेंबर्स होते हैं 50,000 आबादी पे एक जिला परिषद मेंबर चुना जाता है। ठीक है। 50,000 आबादी में से एक जिला परिषद मेंबर चुना जाता है। जैसे कि यहां पे बीडीसी मेंबर 2000 आबादी से चुने जाते थे, ऐसे ही 50,000 आबादी पे एक जिला परिषद मेंबर चुना जाता है और ये जिला परिषद मेंबर से ये वोट देते हैं। इनके वोट से, जिला परिषद मेंबर के वोट से जिला अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आपका जिला अध्यक्ष है वो इनडायरेक्ट चुना गया। क्या है? इनडायरेक्ट है कि नहीं? ये आपका ब्लॉक प्रमुख किससे चुना गया था? बीडीसी मेंबर के द्वारा चुना गया था। ये भी इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्ट हुआ। और ये बीडीसी को 2000 जनसंख्या ने चुना है, यानी कॉमन मैन ने और इलेक्टर्स ने चुना, वोटर्स ने चुना, 2000 वोटर्स ने। ये डायरेक्ट चुना जाएगा। ये आपका जिला परिषद डायरेक्ट चुना जाएगा। क्या ये डायरेक्ट चुना गया? 50,000 आबादी से डायरेक्ट चुना गया। ये बीडीसी 2000 आबादी से डायरेक्ट चुना गया। बट इस बीडीसी ने चुना किसको? ब्लॉक प्रमुख को। और ये इनडायरेक्ट चुना गया यूपी के केस में। वार्ड मेंबर्स जो है ये वैरीज, यानी जनसंख्या के आधार पे अलग अलग ग्राम सभा में अलग अलग वार्ड मेंबर्स होते हैं। ज्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जनसंख्या पे निर्भर करता है। ये डायरेक्ट चुने जाते हैं। ठीक है। और ये प्रधान भी डायरेक्ट जन आबादी से चुना जाता है। ठीक। ये आपका यूपी का ये हायरार्की सिस्टम से, जो यूपी में एट ए टाइम ये दोनों एक्ट मैंने मेंशन किया, यूपी क्षेत्र समिति जिला परिषद एक्ट 1961 और उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947, इन दोनों एक्ट के आधार पे यूपी में ये सिस्टम अप्लाइड है एट ए टाइम। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स क्या है? कंपोजिशन ऑफ क्षेत्र पंचायत, या मतलब क्षेत्र पंचायत में कौन कौन से लोग मेंबर होते हैं। तो एक तो प्रमुख मेंबर होता है। प्रमुख का मतलब ये ब्लॉक प्रमुख, पहले नंबर पे प्रमुख हो गया, ब्लॉक प्रमुख। नेक्स्ट नंबर में आपका ग्राम प्रधान, ये भी इसका मेंबर होता है। ग्राम प्रधान का मतलब कि ये जो चेयरपर्सन मैंने मेंशन किया था, ये मेंबर किसका होता है? क्षेत्र पंचायत के जो समिति होती है उसका मेंबर्स होता है। ठीक है। तो ये आपका ग्राम प्रधान भी मेंबर होता है, प्लस बीडीसी मेंबर्स होगा। बीडीसी ये मैंने बताया जो इसको चुनते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक। उसके बाद इसमें आप देखिए एमपीज और एमएलए भी मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे एमपीज और एमएलए एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर से तात्पर्य क्या है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी एमपी की हो या एमएलए की हो, उसमें जितने भी क्षेत्र पंचायत आएंगे वो ऑटोमेटिक उस क्षेत्र पंचायत की समिति का मेंबर बन जाएगा, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए, जो भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे। ठीक। नेक्स्ट नंबर में एमएलसी
अगर उस पार्टिकुलर क्षेत्र पंचायत में वोटर है तो एमएलसी भी मेंबर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट नंबर पे कंपोजिशन ऑफ जिला पंचायत। अगर जिला पंचायत की कंपोजिशंस की बात करें तो जिला पंचायत का मतलब कि ये आपका ये वाला कंडीशन है। इसमें देखिए आप जिला अध्यक्ष होता है, ये मैंने मेंशन किया। उसके अलावा फिर प्रमुख होता है, प्रमुख यानी कि ये आपका जो क्षेत्र पंचायत वाला है इसका वाला, ठीक है। दूसरे नंबर वाला जो स्तर है वो भी इसका मेंबर्स होता है, प्रमुख भी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि प्रमुख के बाद क्या है आपका जिला परिषद मेंबर्स होते हैं, जो ये जिला परिषद जो चुने गए थे डायरेक्टली, ठीक है। और यही जिला परिषद फाइनली इसको चुनते हैं, जिला अध्यक्ष को। जैसे यहाँ पे बीडीसी मेंबर चुनते हैं आपको ब्लॉक प्रमुख को, ऐसे यहाँ पे जिला परिषद किसको चुनते हैं, जिला अध्यक्ष को चुनते हैं। तो जिला परिषद मेंबर जो हैं ये कितने पे होते हैं, 50,000 आबादी पे एक जिला परिषद मेंबर चुना जाता है, वो भी इसी के मेंबर्स होते हैं जिला पंचायत के। नेक्स्ट नंबर पे एमपी एमएलए, वो जो जिला पंचायत है उस पंचायत में जितने भी एमपी एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑटोमेटिक बन जाएंगे। उसके अलावा एमएलसी रजिस्टर्ड वोटर, अगर कोई एमएलसी उस पार्टिकुलर जिला पंचायत एरिया से बिलोंग करता है और वहां का वो इलेक्टर यानी वोटर में नाम लिस्ट है, उसका वोटिंग लिस्ट में नाम है, वो बिलोंग वहां से करता है और वो वोटर है वो उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो ऑटोमेटिक उस जिला पंचायत का मेंबर्स बन जाएगा एक्स ऑफिशियो के तौर पे एमएलसी भी। ये आपका प्रोविजंस है जो कि यूपी के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारा अगला जो टॉपिक्स है इसी की कड़ी में होगा वो आपका सिग्निफिकेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम्स होगा, और एक आध केस स्टडी पढ़ेंगे हम उसके बाद। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीमें हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूट्स हैं इन प्रॉब्लम्स या समस्याओं के समाधान के लिए। ठीक है, अब यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर पेमेंट्स करते हैं जो भी हमारे बंधु या व्यूवर्स, तो उनको हमें फुल्ली व्यू मतलब कि सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक वीडियोस मिलेंगी। अदरवाइज अल्टरनेट वीडियोस ही हम हमारे चैनल पे आएंगे, क्योंकि हमारी संस्था ने ये डिसाइड किया है। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।